सबसे पहले हम यूनिटी ऑफ कमांड लेते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या है? यूनिटी ऑफ कमांड में हमें याद रखना है वन सुपीरियर वन सबॉर्डिनेट। सुपीरियर मीन्स बॉस और सबॉर्डिनेट जो उसके अंडर एम्प्लॉय काम कर रहा है। तो यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं उनको सिर्फ एक ही सुपीरियर से कमांड मिलनी चाहिए। इफ़ इन केस अगर ये वाला डायग्राम हम लेते हैं, दिस इज़ राइट अप्रोच, ये बॉस है और ये सबॉर्डिनेट्स हैं जो उसके अंडर काम कर रहे हैं। तो ये जो एम्प्लॉयज़ हैं या सबॉर्डिनेट्स हैं, जब इनको एक ही बॉस से ऑर्डर कमांड मिलेगा तो क्या होगा? ये इजी वे में और बिल्कुल सुलझे वे में काम करेंगे। जबकि रॉन्ग अप्रोच क्या है? रॉन्ग अप्रोच क्या है? अगर आपको ये दो एक ही लेवल पर मैनेजर हैं, सपोज सेल्स मैनेजर है एक और एक प्रोडक्शन मैनेजर है। अब प्रोडक्शन मैनेजर इन एम्प्लॉयज़ को कमांड देता है कि क्वालिटी अच्छी मेंटेन करने के लिए आप स्लो वर्क करना, लेकिन सेल्स मैनेजर कहता है कि ऑर्डर पूरा करने के लिए आप लोग फास्ट वर्क कीजिए, फास्ट प्रोडक्शन कीजिए। तो दे विल गेट कन्फ्यूज, ये कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो दिस इज़ रॉन्ग अप्रोच। हमेशा जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको क्या होना चाहिए? एक ही बॉस से कमांड मिलनी चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड यूनिटी ऑफ कमांड। ओके, नेक्स्ट लेते हैं हम स्केलर चेन। यूज़र में हमारा यूज़र में यू ने रिप्रेजेंट किया यूनिटी ऑफ कमांड। अब है हमारा स्केलर चेन। स्केलर चेन से आपको एक चीज़ तो समझ में आ रही होगी भाई, स्टेप बाय स्टेप और सीक्वेंस में कोई चीज़ है। तो फ्यूल ने स्केलर चेन को कैसे अडॉप्ट करने के लिए बोला है एक ऑर्गेनाइजेशन में। वो ये कहते हैं कि एक अथॉरिटी, लाइन ऑफ अथॉरिटी होती है, द लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू लोअर। यहाँ से एक आप कह सकते हो, सपोज ए ने एफ को कोई कमांड देनी है या कोई कम्युनिकेशन करना है, कोई बात पहुंचानी है, तो वो किस तरह से होकर जाएगी? वो चेन ऑफ अथॉरिटी से होकर जाएगी। ए बी को कमांड देगा, बी सी को कमांड देगा, सी डी को, एंड देन डी ई को और फिर एफ को। इस तरह से बात पहुंचनी चाहिए। ये अप्रोच रॉन्ग हो जाएगी अकॉर्डिंग टू स्केलर चेन की। कोई भी किसी को कमांड दे सकता है, कोई भी किसी को कमांड दे सकता है, तो इसमें पता नहीं चलेगा कि किस तरह से प्रोसेस से हौच-पौच से काम होगा। तो स्केलर चेन को फॉलो करने से सिस्टमैटिक वे में काम होगा। एक एग्जाम्पल और हम लेकर समझ लेते हैं, जैसे कि ये है टॉप लेवल मैनेजमेंट, ये मिडल और ये लोअर, जो कि आपने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। तो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है बेटा, अब इनको बात पहुंचानी है लोअर लेवल मैनेजमेंट तक, तो वो डायरेक्ट इनसे कांटेक्ट नहीं करेंगे। तो वो क्या करेंगे? वो पहले बात को पहुंचाएंगे मिडल लेवल तक और मिडल लेवल बात पहुंचाएगा लोअर लेवल तक। दिस इज़ कॉल्ड स्केलर चेन। और आपको यहाँ पे एक गैंग प्लैंक, ये दो वर्ड नज़र आ रहे होंगे, गैंग प्लैंक। इन वर्ड्स का मतलब क्या है? गैंग प्लैंक का मतलब इन केस ऑफ इमरजेंसी, फ्यूल ने एक ऑप्शन और भी दिया है, इन केस ऑफ इमरजेंसी अपने जो सुपीरियर्स हैं, नियर सुपीरियर्स हैं, उनको इन्फॉर्म करके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो क्या कर सकते हैं? वो कम्युनिकेट आपस में कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपका ई को ओ से कम्युनिकेट करना है, तो इन केस ऑफ इमरजेंसी वो डी को इन्फॉर्म करके क्या कर सकता है? डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकता है ओ से। और जब ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन बनता है इन केस ऑफ इमरजेंसी, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? गैंग प्लैंक। अब हम अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल पर चलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। यहाँ पे इक्विटी भी लिखा है और इक्वालिटी भी लिखा है ना? इक्विटी, इक्वालिटी। तो जो इक्विटी इक्वालिटी है, इसमें फ़र्क क्या है? इसमें मेन डिफरेंस ये है कि इक्वालिटी में हम देखते हैं कि भाई बिल्कुल इक्वल होना चाहिए सब चीज़ें, हाँ, लेकिन
इक्विटी क्या देखती है? इक्विटी में हर एक चीज़ जो है एक बैलेंस बनाकर चलती है, बैलेंस को बनाकर चलती है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक क्लर्क है और एक मैनेजर है, तो इक्वालिटी ये कहती है भैया इक्वल सैलरी होनी चाहिए, टाइम तो सभी डिवोट कर रहे हैं, बट इक्विटी क्या कहती है? इक्विटी कहती है कि ऐसा नहीं है कि सैलरी इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि सबकी स्किल्स और पोजीशन और क्वालिफिकेशन अलग अलग है, बट एटलीस्ट वो इतने मतलब इतना उसका रेम्यूनरेशन होना चाहिए कि दोनों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अच्छे से मेंटेन करे, सेटिस्फाई करे, और किसी भी तरह से ऐसा ना लगे कि बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हो रहा है। सपोज़ किसी ना किसी तरह से, इस एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं, इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे इंडिविजुअल सपोर्ट की मदद से इस बच्चे को इक्विटी की तरफ लाया गया है। अब यहाँ ये छोटा बच्चा है, ये बच्ची है, और ये तो इक्वालिटी अगर हम देखें तो हम किसी तरह से इनको एज वाइज या और किसी एंगल से हम देखें तो हम इनको ऐसे इक्वल नहीं मान सकते हैं। लेकिन जब यहाँ इक्विटी की बात आती है तो हम उन्हें इंडिविजुअल सपोर्ट देकर, और किसी तरह से भी आप ये भी कह सकते हो कोई डिसिप्लिनेरियन एक्शन लेना है, तो इक्विटी क्या कहती है? इक्वल वे में अगर मैनेजर गलती करता है तो उसे भी आप क्या देंगे? सेम पनिशमेंट देंगे, और अगर क्लर्क गलती करता है तो उसे भी सेम गलती के लिए सेम क्या मिलना चाहिए? पनिशमेंट मिलना चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड इक्विटी। चाहे कलर है, कलर के बेस पे, या जेंडर के बेस पे, या और किसी बेस पे हमें क्या करना है? ऑर्गेनाइजेशन में बायसनेस नहीं होनी चाहिए। आप देख सकते हैं, चाहे वो मेल है या फीमेल है, दोनों को ही हमें क्या मानना है? इक्वल मानना है। तो इक्विटी मीन्स फेयरनेस, काइंडनेस, जस्टिस। ये बातें हमें याद रखनी है इक्विटी में, कि इक्विटी इन चीज़ों को लेकर चलती है। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल रेम्यूनरेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन क्या कहता है? जो एम्प्लॉयज़ हैं वो हमेशा मतलब इस चीज़ को लेके एट लास्ट जो है, जो आ रहा है एम्प्लॉय, वो किस लिए आ रहा है? कि रेम्यूनरेशन मिलने के लिए, जो उसको पे किया जाएगा आफ्टर लॉन्ग आवर, जो अपना वो सर्विसेज देता है या स्किल्स के अकॉर्डिंग जो भी वो काम कर रहा है, उसके लिए उसे क्या चाहिए? रेम्यूनरेशन चाहिए। तो रेम्यूनरेशन प्रिंसिपल क्या कहता है? कि एवरी एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव फेयर रेम्यूनरेशन। यहाँ पे आपको अगर वर्ड फेयर अच्छे से याद हो जाए तो आप क्या याद रखेंगे इसमें? कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, फेयर में सब कुछ आ जाता है। कैसा रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए? फेयर रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स, अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन, और जिस तरह से भी उनका काम का प्रोडक्टिव वे है, काम करने का तरीका है, उस तरह से उन्हें क्या मिलना चाहिए? रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा दैट इज़ यूज़र, हमारा हो चुका है। अब हम लेंगे सॉस। सॉस में जो हमारा फर्स्ट लेटर है एस, वो रिप्रेजेंट करता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, एंड देन ओ हमारा रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर को। यू रिप्रेजेंट करता है यूनिटी ऑफ कमांड। सी रिप्रेजेंट करता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, एंड लास्टली ई रिप्रेजेंट करता है हमारा एस्पिरिट डी कॉर्प्स। तो वन बाय वन हम अपने प्रिंसिपल्स को लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। यहाँ पे हमें मेन चीज़ ये समझनी है, ये जो सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट है, इसको एक सिंपल वे में कॉमन इंटरेस्ट की तरह हमें देखना है। ये जो है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट जो है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू कॉमन इंटरेस्ट, यहाँ पर आप फर्स्ट इमेज में लेफ्ट साइड में कॉर्नर में देख पा रहे होंगे,
जनरल इंटरेस्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैंने कॉमन इंटरेस्ट डाला है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनका जो इंटरेस्ट है वो कैसा होना चाहिए? इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन उनको क्या करना है? अपने ऑल ऑफ द अबव रखना है। द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल अबव द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल इज द मेन, क्या कह सकते हो, एक्सट्रैक्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल, ये जो प्रिंसिपल है ये कहता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है वो सभी इंडिविजुअल, या जो पर्सनली इंडिविजुअल सोचता है कि सिर्फ मेरा बेनिफिट हो, मैं अपना मतलब काम करके बस काम निकालूं और अपना सैलरी मिल जाए, रेम्यूनरेशन मिल जाए और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग हो, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमा पाऊँ, ये नहीं। उसका मेन जो है पर्पस क्या होना चाहिए? उसको ऑर्गेनाइजेशन के गोल को फोकस रखना है। ऑर्गेनाइजेशन के गोल कैसे अचीव होगा, उसको इस बात पे मेन फोकस रखना है। अब उसके लिए अब उनको कैसे मोटिवेट करना है, किस तरह से उनकी थिंकिंग को चेंज करना है, यही मैनेजमेंट है। ओके, तो मैनेजमेंट क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को इस तरह से मोटिवेट करना कि जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट की जगह ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट वो सबसे ऊपर रखें। दिस इज कॉल्ड सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। नाउ और नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। यहाँ बच्चे कई बार यूनिटी ऑफ कमांड और प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर में कंफ्यूज हो जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि ऑर्डर और कमांड एक ही चीज़ है, बट ये ऑर्डर जो है दिस इज डिफरेंट। यहाँ पे जो ऑर्डर हमने लिखा है वो वर्ड जो है हमारा डिफाइन कर रहा है इस प्रिंसिपल में कि सब कुछ कैसा होना चाहिए? सिस्टमैटिक होना चाहिए। देयर शुड बी प्रॉपर ऑर्डर फॉर एवरीथिंग, मीन्स देयर शुड बी फिक्स प्लेस फॉर एवरी, यू कैन से मैन, मटीरियल, मशीन। अगर हम यहाँ पे 3M याद रख लें कि हमारे मैन, मटीरियल और मशीन, हर एक चीज़ को और हर एक इंसान को यहाँ पे क्या मिलना चाहिए? ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर प्लेस मिलना चाहिए, ताकि जो काम है या जो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल हैं वो स्मूथली अचीव हो पाएँ। तो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। हर एक चीज़ सिस्टमैटिक वे में और अपने प्लेस पर होनी चाहिए, ये प्रिंसिपल कहता है। नेक्स्ट हम लेते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब यहाँ पे ये पर्सन को आप देख पा रहे होंगे, अगर एक डायरेक्शन इधर को जा रही है, एक डायरेक्शन इधर को जा रही है, एक डायरेक्शन इधर को और एक डायरेक्शन इधर को जा रही है, तो ये कंफ्यूज हो जाएगा, ऑब्वियसली कंफ्यूज हो जाएगा कि अगर क्लैरिटी नहीं है माइंड में कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है और हमें पता नहीं चल पा रहा है कि किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, तो एम्प्लॉय विल गेट कंफ्यूज ऑब्वियसली। तो फिर क्या होना चाहिए? तो इसका मतलब है कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होना चाहिए। यहाँ पे एक चीज़, जैसे आपने वन सुपीरियर वन सबॉर्डिनेट याद किया या समझा यूनिटी ऑफ कमांड में, इसी तरह से आपको यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में भी इन वर्ड्स को याद रखना है। वन हेड वन प्लान। वन हेड वन प्लान का मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ आपके काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको अब सपोज़ एक आप डिपार्टमेंट लेके चलो, तो एक डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं तो उनका डायरेक्शन एक ही तरफ होना चाहिए, उनका प्लान का जो गोल है वो एक ही होना चाहिए, है ना। तो वन हेड वन प्लान फॉर सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ हैविंग सेम ऑब्जेक्टिव, दिस इज़ द मेन मोटिव ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको डायरेक्ट करने वाला एक पर्सन होना चाहिए और पर्सन भी होना चाहिए, और सबका मेन जो कह सकते हो एक्टिविटीज़ का जो डायरेक्शन है वो एक ही होना चाहिए। ये नहीं कि कोई दूसरी तरफ सोच रहा है, कोई दूसरी डायरेक्शन में जाना चाहता है, किसी का प्लान कुछ और है, किसी का प्लान कुछ और है, नहीं, वन हेड वन प्लान। यहाँ पे आपको ये याद रखना है
ज़रूर से याद रखना है कि 1 हेड और 1 प्लान। ये आपका इसमें क्लू वर्ड्स कह लो या पहचानने के लिए आपको यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बहुत अच्छा रहेगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने प्रिंसिपल पर। प्रिंसिपल हमारा जो है वो पूरा है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो सबसे पहले हम सेंट्रलाइजेशन को समझते हैं। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, डिसीजन, यहाँ पे जो पावर होती है, पावर टू मेक डिसीजन इज ओनली इन द हैंड ऑफ बॉस। यहाँ पे जो बॉस है वही सारे डिसीजन लेगा। वो एम्प्लॉयज़ का इंटरफेरेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, या उसको एम्प्लॉयज़ का सजेशन या एम्प्लॉयज़ को वर्क जो है आगे वर्कलोड को डेलीगेशन करने का कोई भी इस तरह से सीन इसमें नहीं रहता है। सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, सारे डिसीजन कौन लेगा? सारे डिसीजन बॉस ही लेगा। एम्प्लॉयज़ को सिर्फ जो बॉस ने क्या दिया है, ऑर्डर दिया है, उसको फॉलो करना है ओनली। तो फिर डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? जब हम इसका कंपैरिजन करेंगे कि व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन एंड व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन, तो हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ये डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है और ये सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पे जो ये हेड है वो प्रेसिडेंट ऑफ गेम प्रोडक्ट्स है। अब प्रेसिडेंट ऑफ गेम प्रोडक्ट्स जो है डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन के केस में क्या करेगा? यहाँ पे ये जो प्रेसिडेंट ऑफ गेम प्रोडक्ट्स है उसने क्या किया, मैनेजर ऑफ स्पोर्ट गुड्स डिवीजन, मैनेजर ऑफ बोर्ड गेम्स डिवीजन और मैनेजर ऑफ कंप्यूटर गेम्स डिवीजन को क्या किया, काम बांट दिया, ठीक है, और इनको डिसीजन लेने के लिए भी अथॉरिटी या पावर दे दी। तो ये क्या हो गया हमारा डिसेंट्रलाइजेशन। अब हम सेंट्रलाइज को, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, कंपैरेटिवली यहाँ पे सारे डिसीजन कौन ले रहा है, प्रेसिडेंट ऑफ गेम प्रोडक्ट ही ले रहा है। ये काम जो स्पोर्टिंग गुड्स डिवीज़न है वहाँ का काम भी खुद ही देख रहा है, बोर्ड गेम्स डिवीज़न है यहाँ का काम भी वो खुद ही देख रहा है, खुद ही डिसीजन लेता है, और कंप्यूटर गेम्स डिवीज़न का भी डिसीजन वो खुद ही लेता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन इज मेन थिंग इज हेयर कि जो हमारा डिसीजन टू मेक पावर जो है, हमारा डिसीजन मेकिंग पावर जो है हमारी, वो सेंट्रलाइजेशन के केस में सिर्फ बॉस के हाथ में होती है, और डिसेंट्रलाइजेशन के केस में जो हमारी डिसीजन मेकिंग पावर है वो जो है किसको बांट दी जाती है, सबऑर्डिनेट्स को बांट दी जाती है। दिस इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये प्रिंसिपल मेनली क्या कहता है, प्रिंसिपल ये कहता है कि हाँ, सपोज छोटा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ काम चल सकता है, वहाँ ठीक है, वहाँ सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, और लेकिन बड़े ऑर्गेनाइजेशन में देयर शुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सेंट्रलाइजेशन एज वेल एज डिसेंट्रलाइजेशन। जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजंस हैं जिनको समझा जाता है कि सिर्फ बॉस को लेना चाहिए, उन केसेस में सेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन के पैटर्न को फॉलो करना चाहिए, और जहाँ डेलीगेशन के बिना तो काम हो ही नहीं सकता है, जहाँ ज़रूरत है बड़े ऑर्गेनाइजेशन में कि आगे अपने जो है वर्कलोड को बांट दिया जाए, डिसीजन मेकिंग पावर को बांट दिया जाए, वहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन को फॉलो करना चाहिए। ओके, एंड देन नेक्स्ट एंड लास्ट इज एस्पिरिट डी कॉर्प्स। एस्पिरिट डी कॉर्प्स को इजी वे में समझने के लिए, ये जो हमारा एस्पिरिट है ये हमारा लैटिन वर्ड है। एस्पिरिट डी कॉर्प्स जो है लैटिन वर्ड है, इनका स्पिरिट से हमारा क्या मीनिंग निकलता है, इसको आपको याद रखना है स्पिरिट से। अब स्पिरिट क्या होती है, स्पिरिट जो होती है किसी भी, यहाँ पे हम जो लेंगे कि काम को करने के लिए जो उत्साह है, एनर्जी है, उससे लेंगे। और कॉर्प्स में किस में होना चाहिए, वैसे ग्रुप ऑफ आर्मी को कॉर्प्स बोला जाता है, बट यहाँ पे हम आर्मी की जगह हम अपने एम्प्लॉयज़ लेंगे। तो एम्प्लॉयज़ में स्पिरिट होना चाहिए। अब किस चीज़ का स्पिरिट होना चाहिए, एम्प्लॉयज़ में वर्क को
जो भी उनको वर्क असाइन किया गया है वो टीम के साथ, कोऑपरेशन के साथ काम करने का उनके अंदर क्या होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए। वो एज वेल एज कोऑर्डिनेशन से काम करें और कोऑपरेशन से काम करें, टीम वर्क के साथ काम करें, तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो हैं वो स्मूथली, इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव हो पाएंगे। आफ्टर ऑल जो ये सारे प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के, वो किस लिए दिए गए हैं, वो किस लिए दिए गए हैं, फ्यूल ने किस लिए दिए हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्क है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से स्मूथ वे में चल सके और ऑर्गेनाइजेशन के गोल इजी वे में और इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव हो पाएँ। होप आपको मेरी ट्रिक डैड इज़ यूज़र ऑफ सॉस पसंद आई होगी। सो थैंक यू वेरी मच। Goodbye. Thanks a lot.